आवाज क्लियर है? डन। दोस्तों जय हिंद, मैं हूं रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं द न्यू भारत के इस खास विशेष और अनडिक्लेयर्ड प्रोग्राम के भीतर हमारी नजरों में तुकाराम मुंडे जी। दरअसल इस कार्यक्रम का जो दोपहर तक नाम तय हुआ था वो ये था, हमारी यादों में तुकाराम जी। लेकिन यादों में रखने से बेहतर है, मैंने ये सोचा कि क्यों ना नागपुर के युवाओं की नजर में तुकाराम मुंडे जी को याद किया जाए। मुद्दा क्या है, विषय क्या है, मैं दो चीजें आपके बीच रखना चाहता हूं। मैं तो देहरादून में हूं, लेकिन जब आज नागपुर से सीधी तस्वीरें और सीधे वीडियो मेरे पास आ रहे थे और जब मैं उसे फेसबुक और अन्य माध्यमों से देख रहा था, लोग गमगीन थे, लोगों की आंखों में आंसू थे, लोग पुष्प की वर्षा करने गए थे, लोग अपने आयुक्त के प्रति अपने विश्वास को दिखाने गए थे, लोग बताने गए थे कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं, हम आप पर कितना विश्वास दिखाते हैं। काश यही विश्वास सत्ता ने, नेताओं ने मिल करके दिखा दिया होता और इस लड़ाई को हमने मिल करके लड़ा होता तो 7 महीने के भीतर नहीं बल्कि एक अच्छा कार्यकाल का अनुभव नागपुर को, नागपुर शहर की जनता को और नागपुर महानगर पालिका को प्राप्त हो पाता। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आदरणीय सम्मानित तुकाराम मुंडे जी की, जो नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त के पद से हाल ही में ट्रांसफर किए गए और नई जिम्मेदारी जो दी गई थी उसके बाद उनका वहां से भी वो जो जिम्मेदारी थी उस पर भी उन पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से उसे रद्द कर दिया गया। क्या सरकार इस बात को लेकर के संशय में है कि क्या तुकाराम जी को क्या काम दिया जाए जहां ये व्यक्ति ईमानदारी के साथ काम भी कर सके, और सरकार का ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहां ईमानदारी भी हो सकती है। सो यकीनन कहीं ना कहीं मुद्दे और बातें बहुत सारी है, लेकिन आज हम तुकाराम मुंडे जी की कर्तव्य शैली, उनकी कार्य प्रणाली, उनका व्यक्तित्व और एक साधारण परिवार से संघर्ष करके आया हुआ आयुक्त किस रूप में दिखाई देता है, जिन्होंने उनको देखा है, जो उनसे मिले हैं, जो उन्हें जानते हैं, या मैं ये कहूं कि जो उनको भली भांति परिचित हैं, मैंने ऐसे युवाओं को, युवा साथियों को आपके बीच लाया है। एक हैं आदरणीय वैभव शिंदे पाटिल जी, जो कि नागपुर शहर सोशल मीडिया के ऊपर फेमस हैं, मशहूर हैं तुकाराम जी के बारे में, उनकी वीडियोस, उनको एक अच्छे आयुक्त के रूप में लोगों तक पहुंचाने में। अब वैभव जी, स्वागत है। नमस्कार भाई। मेरे साथ हैं आदरणीय अभिजीत झा जी। अभिजीत जी नागपुर शहर के भीतर एक अच्छे युवा समाज सेवक के रूप में कार्यरत तो हैं ही, लेकिन एक कट्टर मुंडे समर्थक के रूप में इनको जाना जाता है। एक कट्टर समर्थक के रूप में जाने जाने के अलावा आज इन्होंने जिस प्रकार से आदरणीय तुकाराम मुंडे जी के प्रति जनता का रूप देखा है, जनता का स्वभाव देखा है, जनता का बर्ताव देखा है, वह अभिजीत जी तो जरूर बताएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि एक अच्छे ईमानदार व्यक्तित्व की पहचान अभिजीत जी की नजर में क्या है, हम इनसे आज जानेंगे। अभिजीत, स्वागत है। शायद अब आवाज नहीं कटेगी, यदि कट रही है आप कह रहे हैं तो चलिए, जो भी दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे उन सभी का स्वागत द न्यू भारत के इस खास कार्यक्रम में। अब चलिए हम लोग आगे लेकर के चलते हैं और आप लोगों को जुड़ाते हैं। लेकिन आखिरकार खास बातें क्या हैं, तुकाराम मुंडे जी के बारे में मैं कुछ अल्प सा परिचय दे दूं। एक साधारण से परिवार से, कुछ सपनों और कुछ उद्देश्यों को लेकर के, सिस्टम को बदलने के लिए नहीं बल्कि सिस्टम को सुधारने के लिए एक विशेष मुहिम के तहत कार्य करने वाले, जिनके चेहरे पर मुस्कान और जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट के साथ में काम करने का जिद और जुनून, जो समय का पालन और अनुशासन के प्रति पूर्ण रूप से सख्त, ऐसा अधिकारी महाराष्ट्र के भीतर प्राप्त होता है। और महाराष्ट्र का वह अधिकारी अपने कार्य के कारण, अपनी ईमानदारी के कारण बार बार चर्चा के भीतर आता है। लेकिन जितनी बार भी चर्चा के भीतर आता है, ये गर्व का विषय है कि जब वो नासिक से निकलते हैं तब नासिक की जनता सड़कों पर उतर जाती है। जब वो नागपुर से निकलते हैं तब नागपुर की जनता सड़कों पर प्यार बरसाने के लिए कोरोना के इस पीरियड में भी सड़कों पर आकर के उन्हें अपना प्यार देती है, पुष्प की वर्षा करती है। आइए अब
तुकाराम जी के बारे में हम जानकारी लें और समझें और पहचानें वैभव शिंदे जी के बारे में। वैभव शिंदे जी, आप बताएं आदरणीय तुकाराम मुंडे जी पर क्या उनका जो व्यक्तित्व है, क्या उनका जो पर्सनालिटी है, उसे हम आज सही रूप में जनता के सदुपयोग के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं? जे की आतापर्यंत झालेलं आहे त्यांच्या 14 ट्रान्सफर झालेले आहेत. म्हणजे याच्याहून सरळ सरळ म्हणजे अधोरेखित होते की राजकीय लोकांना, खास करून राजकीय लोकांना ते पटत नाही का, तर ते जे रूल मध्ये बसते ते काम करतात. आणि तुम्हाला माहिती आहे इलिगल काय काय चालते आणि ते अशा टायमाला बाहेर येतात, तर त्यामुळे इमेज खराब होणे आणि त्यामुळे राजकीय लोकांचा त्यांच्यावर राग असते आणि त्यामुळे त्यांच्या बदली होतात. आणि या बदली झाल्यामुळे त्यांचा ते एक IAS ऑफिसर आहे, त्यांचं म्हणजे ट्रेनिंग झालेलं आहे, त्यांचा एक माइंड त्या दिशेनं वर्क करते की नाही बा आपलं शहर कसं असायला पाहिजे, ते त्यानुसार त्यांचा एक प्रोजेक्ट मॅप तयार करतात आणि ते ठरवतात की आपण असं असं करू. पण जेव्हा ते काम करतात तर तेव्हा असे कोणते तरी न्यूसन्स उभे राहतात आणि त्यांना मग त्याच्यावर ते म्हणजे काम करू शकत नाही आणि त्यांच्या बदली होतात. तर या बदलीमध्ये आता तुम्ही नागपूरचंच उदाहरण घेतलं तर राधास्वामी सत्संगमध्ये 5,000 बेड हॉस्पिटल, 5 फाईव्ह स्टार हॉस्पिटलने लाजवलं, पायाच मोठे 7 महिन्यात उभे करणारा पहिला माणूस असेल पुऱ्या महाराष्ट्रात की ज्यानं 7 महिन्यात 5 हॉस्पिटल उभे केले. तर असे जे कामं आहेत तर ते अर्धवटच सुटले ना. आता या कोविडच्या पिरियड मध्ये आपल्या नागपूरच्या जनतेला बेड नाही भेटून आले, आज ते कामात आले नसते का? तर जर यांची अशीच जर बदली होत राहिली तर मग काय आपण भारत देश सुधारणार आहोत, आहे की नाही? तर त्यामुळे मला असं वाटते की आपल्या राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडत आहे की आपण जे आपल्याकडे जे रिसोर्सेस म्हणजे काय, तर तुकाराम मुंडे सारखा माणूस हा म्हणजे आपल्याकडे असलेला रिसोर्स आहे की ज्याला कल्पकतेची दिशा आहे, तो काहीतरी नाविन्य करू शकतो आणि त्याच्या दिमागाचा जर तुम्ही वापर करून घेऊ शकत नसाल तर मग आपण कितीही म्हटलं की 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी आणि देशात सर्वात आर्थिक महासत्ता वगैरे, हे पॉसिबलच नाहीये ना. तुम्ही जर कामच करू देत नसाल चांगलं आणि याच्यात वाईट तर असं काहीच केलेलं नाही आजपर्यंत त्यांनी, तर मला असं वाटतं की इथं आपण कुठंतरी कमी पडत आहोत आणि आपली इच्छाशक्ती नाही आहे आपल्या भारत देशाला समोर नेण्यासाठी. आपण फक्त राजकीय निवडणुकीत फक्त बोलत असतो असं असं व्हायला पाहिजे, पण ते करण्यासाठी कधी तत्पर असत नाहीत आणि यात नागरिकांची सुद्धा चूक आहे. त्यांच्यामुळे सुद्धा असे अधिकारी दाबल्या जातात कारण की नागरिक आवाज उठतात. आज नागपूरमध्ये फर्स्ट टाइम मला वाटतं असं कोणत्या अधिकाऱ्यासाठी रस्त्यावर आले असतील लोक आणि ते एवढ्या मोठ्या संख्येत. तर मला तरी असं वाटतं का त्यांच्या बुद्धीचा, विचार क्षमतेचा आपल्या देशासाठी वापर झाला पाहिजे. अशा बदल्या जर होतील तर त्यांचं जे प्रोजेक्ट आहे, त्यांचा जो रोड मॅप असतो तो सक्सेसच होणार नाही. वैभव जी ने बहुत सुंदर सी बात कही कि जब कोई एक व्यक्ति आता है तो उसके पास भाई एक रोड मैप होता है। उस रोड मैप को यदि आप बीच से लेकर के चले गए, बीच से ही अलग हो गए, बीच से ही अलग हट गए, तो शायद उसका असर पूरे शहर पर पड़ता है, पूरे प्रदेश पर पड़ता है। लेकिन चलिए यहां पर राजनीतिक बातों को थोड़ा सा मैं विराम दूंगा कि राजनीतिक बातों को नहीं जोड़ूंगा, लेकिन इसी बीच मेरे साथ में मेरा एक बहुत अच्छा मित्र, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त रोहन भामकर जी वर्धा से जुड़े हुए हैं, जो कि आदरणीय तुकाराम मुंडे जी और उनकी कार्यशैली से काफी प्रभावित हैं। रोहन, स्वागत है। थैंक यू रवि। रोहन जी की खासियत आपको बता दूं कि वर्धा में एक बेहतरीन अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और एक तुकाराम मुंडे जी से प्रेरणा लेकर के और इस प्रकार के समाज के अन्य व्यक्तियों से प्रेरणा लेकर के आत्मनिर्भर खुद भी बन रहे हैं और औरों को भी बना रहे हैं। मैं अभिजीत आपके पास आ रहा हूं। अभिजीत, क्या इस प्रकार से जनता का उतरना और जनता का जो प्रेम था, इस प्रेम ने एक नया संदेश दिया है आज पूरे समाज को, पूरी व्यवस्था को? जो मेरे भाई वैभव ने कहा उसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा कि जिस प्रकार की एक मानसिकता आज उत्पन्न हुई है, मैं बोल सकता हूं जन्म हुई है जनता के मन में कि यहाँ
अधिकारी को भी जनता चाह सकती है, अधिकारी के कामों की भी सराहना जनता कर सकती है। और आज उसका जीता जागता जो उदाहरण हमने सबने देखा, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण शहर ने देखा कि किस प्रकार से एक जन सैलाब सा उमड़ गया था एक अधिकारी के लिए। वास्तविकता ये है कि जो अधिकारी अच्छा काम कर रहा है, कोई खामियां नहीं है, कठोर निर्णय ले रहा है, लेकिन एक ऐसे समय में, देखिए तबादले होते रहते हैं, ये एक विषय है, लेकिन एक ऐसे समय में जब वक्त मतलब इतना नाजुक है अपने शहर के लिए, और आज उसका परिणाम 15 दिन से हम देख रहे हैं निरंतर। भगवान ना करे कि शहर की स्थिति और खराब हो, लेकिन आज भुगतान कौन दे रहा है? शहर की आम जनता दे रही है। जो पब्लिक, जिनके परिवार के लोग आज एडमिट होने के लिए उनके पास बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, उनको फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आनाकानी कर रहे हैं, पूरी सिस्टम दिख रही है, बिखरी सी दिख रही है। ऐसे संवेदनशील समय में अगर सरकार हो, कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव कोई भी इंडिविजुअल हो, अगर वो इस प्रकार से अगर कोई निर्णय लेता है तो कितना ज्यादा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। मतलब कोई शब्द की मतलब मर्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जनता के जनप्रतिनिधि हैं और आज जनता ही तकलीफ में है। क्यों? क्योंकि आपकी व्यक्तिगत मतभेद थे, व्यक्तिगत स्वार्थ थे। उस चक्कर में आज आपने नागपुर शहर की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया, ये जग जाहिर है। क्योंकि अधिकारी के खुद के पावर्स होते हैं, खुद के काम करने का तरीका होता है। नो डाउट मतभेद हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ ओपिनियन नहीं मिलते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस प्रकार से प्रतिशोध लिया जाए, जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा जाए। और मैं सही बता रहा हूं, आज आप देख सकते हैं आंकड़े बढ़ रहे हैं, मृत्यु दर बढ़ते जा रहे हैं, रोज एकदम दयनीय परिस्थिति में विचलित करते हुए वीडियोस हमारे सामने हैं कि किस प्रकार से लापरवाही से लोगों के परिजनों की जानें जा रही हैं। इसकी जवाबदेही कौन लेगा? सरकार लेगी। कौन लेगा? पालक मंत्री लेंगे। सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, ये शहर आपका है, आप यहीं पे जन्म लिए हैं, यहीं पे मृत्यु मृत्यु का भी ऐसा बहुत कुछ चला वाक्या, तो जवाबदेही कौन लेगा एट द एंड? क्या हमेशा इस पॉलिटिकल लड़ाई में सफर पब्लिक को ही करना है क्या? या आपने अपनी मानसिकता तय कर लिया है कि पॉलिटिकल सिस्टम ने कि पब्लिक तैयार है, हाँ उसे हम कुछ भी डिसीजन देंगे, पब्लिक उसको एडजस्ट करने के लिए तैयार है? ऐसा नहीं चलेगा। आपको जन भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी। अभिजीत जी का कहना है कि भैया जन भावनाओं की कद्र तो करनी पड़ेगी, और जनता ने जिस तरीके से आज सड़कों पर आकर के फूलों की वर्षा कर दी, गाड़ियों के सामने लेट गए और हमें तुकाराम मुंडे जी वापस चाहिए, तुकाराम मुंडे जी ही यहाँ पर रह करके इस शहर का विकास कर सकते हैं। मैं रोहन के पास जा रहा हूँ। रोहन, आप वर्धा से रहते हैं, वर्धा से ताल्लुक रखते हैं, वर्धा में रहते हैं, वर्धा में सब कुछ है आपका, व्यापार से लेकर घर तक। आखिरकार नागपुर के आयुक्त, महानगर पालिका नागपुर के आयुक्त के प्रति इतना आकर्षण क्यों, कैसे आ गया? क्या ऐसा देखा आपने कि अचानक से आपको ऐसा लगा कि हाँ, तुकाराम मुंडे जैसा व्यक्तित्व ही एक सिस्टम को सुधार सकता है या कुछ सिखा सकता है? जी हेलो जी रवि, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग 15 साल से साथ में काम कर रहे हैं और हम लोगों ने कई सारे महाराष्ट्र लेवल के इवेंट्स में भी हम दोनों ने साथ में काम किया है। और जैसा हमारे स्वभाव में है कि हम लोग वो कुछ करना चाहते हैं जो युवाओं का प्रेरणा स्थान रहे, या युवाओं के लिए एक ऐसी आइडल पर्सनालिटी है तुकाराम मुंडे सर। और मैं उनको कई सालों से फॉलो करते आया हूँ, वो फिर मुंबई में हो, पुणे में हो या नासिक में हो। और हमें लगता है कि जो एक ऐसा व्यक्ति जिसका 14 साल में 15 बार अगर एक तबादला हो रहा है, और जहां पर भी वो जाते हैं वहां पे नागरिकों का उनको फुल सपोर्ट रहता है, उनका पूरा सपोर्ट नागरिक उनके साथ रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ युवाओं ने हमेशा खड़ा होना चाहिए। और अगर हम लोग ये आज नहीं कर पाए तो शायद मुझे लगता है कि हम लोग जो युवाओं के लिए हम लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि तुकाराम सर का जितना हम लोग उनके बारे में जानते हैं, या मैंने उनको जानने की कोशिश की है, फिर उनका टाइम मैनेजमेंट हो या उनका एक्शन मोड हो, वो अगर आपने देखा होगा नागपुर में जिस तरह कोविड का उन्होंने 5 महीने में मैं देख रहा हूँ
तो जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ या उससे पहले से भी, तो हर टाइम जो भी रूल्स उन्होंने फॉलो किए या लोगों तक वो पहुंचे, क्योंकि तुकाराम मुंडे सर रोड पे उतरे, वो लोगों तक गए, वो हॉस्पिटल्स में गए, ये काफी एक बड़ी बात थी। क्योंकि मैं भी वर्धा में रहता हूँ, मैंने भी देखा है, मैं भी बहुत से आईएएस ऑफिसर से मिला हूँ या उनके साथ हम लोग काम करते हैं, लेकिन जितना वर्क वो ग्राउंड लेवल पर कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि किसी और ने किया होगा। और नागपुर को एक हर सिटी ने फॉलो किया है। यानी मैं भले ही नागपुर से नहीं हूँ, मेरा एजुकेशन नागपुर में हुआ है, मेरा बर्थ नागपुर का है, और मैंने देखा है कि जो तुकाराम मुंडे सर जिस तरह से डिसीजंस लेते थे, या जिस तरह से वो जो भी उन्हें डिसीजंस लिए हैं, उन डिसीजंस को महाराष्ट्र के और एरिया में उसको फॉलो किया गया है। फिर वो लॉकडाउन का हो या अन्य जो भी उन्होंने जिस तरह से काम किया, तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें उनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, और मैं इसलिए उनके सपोर्ट में खड़ा हुआ। जी रवि। जी रवि। रोहन जी ने जिस प्रकार से बताया कि एक ऐसा व्यक्तित्व, रोहन जब वो नासिक में थे, जब वो नागपुर आए, तब से उसके पहले से उन्हें फॉलो कर रहे हैं। यानी एक आयुक्त भी मैं नहीं लूंगा, मैं एक व्यक्ति। आप यदि तुकाराम मुंडे की कोई भी तस्वीर देखेंगे तो हमेशा चेहरे पर एक मुस्कान रहती है। इस मुस्कान के साथ में वो जनता के बीच उतरते हैं और जनता को आश्वासित करते हैं कि मी आहे तुझ्या पाठीशी, तुला घबरायचं नाही आहे। वैभव जी, आखिरकार उनके चेहरे पर इस मुस्कान से हमें और सिस्टम को, जनता को तो सांत्वना मिल जाती है, जनता को खुशी होती है, यार ऐसा आयुक्त होना चाहिए। सत्ता या लोग, इन दोनों के बीच में तुकाराम जी आखिर कहां आकर के अटक जाते हैं कि उनके क्या जो नियम बने हैं जिंदगी में, क्या वो कहीं तकलीफ दे जाते हैं उनको? नक्कीच आता अशा जर बदल्या त्यांच्या होत असतील तर कसं आहे, जनतेसाठी तो आयुक्त निवडला जातो. ठीक आहे, म्हणजे जनतेच्या प्रश्नांसाठी. आणि त्याच्यात जे गव्हर्नमेंट असते ते जनतेच्याच भल्यासाठी असते, पण ते सिस्टीम बरोबर वर्क करत नाही. आता तुम्हाला माहित आहे की पुऱ्या भारत देशात सर्व तरुणाई एकच म्हणते की पुरा पॉलिटिकल सिस्टीम भ्रष्ट आहे. आता जग जाहीर आहे, त्याला काही म्हणायला म्हणजे जास्त गोष्ट नाही. पण आता याच्यात तुकाराम मुंडे सारखा इमानदार व्यक्ती फसते कुठं? फसते इथं की जनतेचे प्रश्न असतात जे, आता तुम्ही बघा ना, नगरसेवकांनी सॉल्व्ह नाही केले, त्यांनी करून दिले. जाहीर गोष्ट आहे, जो सॉल्व्ह करेल त्याच्याच मागे जनता पहिली आहे की नाही. तर जनतेला हे माहिती नाही आहे, आजपर्यंत जनतेला हे पण माहिती नव्हतं की आयुक्त नावाचा प्रकार असतो म्हणून. समजले का? आज पहिल्यांदा नागपूरच्या जनतेला माहित पडलं की नाही बा, नागपूरचा आयुक्त पण असा असते की ज्याच्याकडे आपले प्रश्न सोडवण्याचे अधिकार असतात. तर त्यांनी ते केलं. आता अशा याच्यात काय होते, तर त्यांचं काम अधुरं राहते आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे त्यांच्या ज्या बदली होतात त्या माणसाच्या भविष्य म्हणजे त्या माणसाच्या आयुष्यावर सुद्धा याचे परिणाम होतातच ना. त्यांच्या लेकरांना प्रत्येक वर्षी 6 महिन्यांना शाळा बदला लागतेच. हा, त्यांना मानसिक त्रास होत नसेल का? तरी तो माणूस 15 वर्ष झाले 14 बदल्या त्यांना घेतल्या, आता हे 15वी असेल काल झालेली महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची. म्हणजे तुम्ही विचार करा, तो माणूस किती खंबीर आहे त्याच्या एम वर. तो माणूस कधीच मागं पाहत नाही तो काय चालू आहे म्हणून. पण ते तर त्यांची म्हणा पर्सनॅलिटी म्हणावं लागेल की तो माणूस आज कधी हरला नाहीये. जिथं ट्रान्सफर झाली तिथं तेच काम, तोच पवित्रा आणि तीच ऍक्शन. म्हणजे त्याच्याजवळ काही नाही आहे, कोण पॉलिटिशियन आहे, कोणाची सत्ता आहे, काही घेणदेण नाही दिले. त्याला फक्त एकच दिसते, जनतेसाठी माझी नियुक्ती झाली आहे, मी जनतेसाठी आहे, माझं काम तेवढंच आहे, मला जेवढं वाटतं 100% द्यायचं आहे तेवढं मी देतो. आणि 100% ते देतात. आपल्या इथं तुम्ही आता भामकर सरांनी सांगितलं की तो माणूस रस्त्यावर ग्राउंड लेवलवर काम करते. आजपर्यंत म्हणजे मनपाचे जे कर्मचारी असतात ना, ते पण बिल फाडायला जात नाही. हा आयुक्त स्वतः गेलता दुकानात बिल फाडायला. आणि पुरी जनता हे सांगेल तुम्हाला की, म्हणजे मला पर्सनली जे वाटते ते सांगतो की पोलीस प्रशासनाला जेवढे लोक घाबरत नव्हते तेवढे तुकाराम मुंडेंना घाबरत होते. काय तर मग हा आला हेल्मेट घातलंच पाहिजे, हा आला तर मास्क घातलंच पाहिजे, एवढी दहशत होती त्या आयुक्तांची. म्हणजे दहशत इन द सेन्स, दहशत म्हणू शकतं ते नाही, त्यांचं एक प्रेम होतं लोकांचं की नाही बा आयुक्त सर आहे, हा हे सर रूल फॉलो करतात तर आपल्याला फॉलो करायला पाहिजे. आणि लोक त्यांची म्हणजे त्यांना फॉलो करतात, त्यांची जे वर्तणूक आहे त्यांना सुद्धा लोक फॉलो करायला बघतात. पण आता जेव्हा अशा परिस्थिती जेव्हा येतात तर नक्कीच त्यांना सुद्धा तो त्रास होते.
त्यांना सुद्धा वाटते ना, कारण की आता आता तुम्ही बघितलं की हजारो लोक त्यांच्यासाठी गर्दी करून तिथं उभे होते. त्यांनाही वाटत असेल की या लोकांसाठी मी जे चांगले निर्णय घेतले ते मी करू शकलो नाही. तुम्ही विचार करा, तुम्ही एखादं काम करत असाल आणि ते जर अपूर्ण राहत असेल तर तुम्हालाच कस तरी वाटते, तर त्या माणसाला किती वाईट वाटत असेल की आपण या जनतेसाठी आपण सुरू तर केलं पण पूर्ण करू शकलो नाही. त्यामुळे नक्कीच त्यांच्या आयुष्यावर सुद्धा याचा परिणाम होतच असेल. पण जोपर्यंत त्यांच्यासारखे व्यक्ती आहेत, मला तरी वाटते का याच्या पुढे नागपुरातूनच नाही तर पुऱ्या भारतातून दुसरे तुकाराम मुंडे निर्माण व्हायला पाहिजेत, जेणेकरून यांच्या डोक्यावरचा थोडासा भार कमी व्हावा. मैं वैभव की दो बातों को लेकर के रोहन के पास जाऊंगा. एक्चुअली देखिए, रोहन का व्यक्तित्व ऐसा है कि उसको पॉलिटिकल कोई लेवा देवा नहीं है. वो अपना व्यापार और जो उससे बन सकता है वो लोगों के लिए करना चाहता है. लेकिन रोहन की दृष्टि से मैं ये जानना चाहूंगा कि जब एक आयुक्त को साल में ऐसी अचानक से ट्रांसफर और तबादला मिल जाता है, जबकि वो मेंटली सेटल भी नहीं हुआ है उस शहर में, क्या मानसिक स्थिति और कितनी मानसिक मजबूती हमें सीखने मिलती है आदरणीय तुकाराम जी से? रवि, यही बात मैंने जब सर से पूछी थी, कुछ जिस दिन वो कोविड पॉजिटिव आए उसी दिन में उनके साथ मैं था वहां पे. तो आयुक्त कार्यालय में जब उनसे बात हुई तो मैंने सर को पूछा कि सर ये बहुत बड़ा एक मानसिक तनाव होता है कि शायद अगर मेरे लाइफ में अगर कुछ ऐसा होता है जहां मैं फेल हो जाता हूँ या मुझे किसी चीज से हटाया जाता है तो इस टाइम पे क्या परिणाम होगा. तो सर मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि जैसा अभी वैभव जी बता रहे थे कि फैमिली और उनके इसमें बहुत सारा परिणाम होता है. तो उन्होंने एक बात मुझे उस वक्त बताई कि मेरे बच्चों को अभी तक पता नहीं है कि दोस्त क्या होता है या दोस्ती क्या होती है. तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या है. तो वो कहते हैं कि जब भी वो कोई दोस्त बनाने जाता है तो उनकी ट्रांसफर हो जाती है. तो मेरे बच्चे आज तक समझ ही नहीं पाए कि दोस्ती क्या होती है या एक अच्छा दोस्त किस तरह से बनाया जाता है. तो काफी सारी इमोशनल बातें हैं जो उसका उन पे इफेक्ट होता है. पर सर का एक उनसे मैंने जब बात पूछी थी, सर आपका आइडियल कौन है, तो उन्होंने कहा कि काफी लोगों से मैं उनको पढ़ता हूँ या मैं उनको समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर मेरे लिए मेरे कोई आइडल रहे तो वो मेरे माता पिता है. और मेरे माता पिता ने मुझे ये सिखाया है कि कभी अपने मूल्यों के साथ कभी भी तड़जोड़ मत करना, उससे कभी भी अपने मूल्यों को हमेशा पकड़ के रखना. और जिस दिन अगर आप अपने मूल्यों को खो दोगे या अपने मूल्यों के साथ तड़जोड़ करोगे तो हो सकता है कि आप उस टाइम पे मैं तुकाराम मुंडे नहीं रहूंगा. तो यही बात है कि अगर उनके लाइफ में अगर ऐसा कुछ होता है तो वो उसी से आज भी मैंने देखा कि उनका तबादला हो गया. उनको कोविड पॉजिटिव थे, सेकंड डे उनका तबादला हो जाता है. और ऐसे टाइम पे अगर हम लोग कुछ इसमें होते तो शायद हम बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में होते या और कुछ इसमें होते. लेकिन सर उस वक्त ही मुस्कुरा रहे थे. जब मैं 18 दिन बाद उनसे मिला तो उस टाइम पे उन्होंने मुस्कुराते हुए, मैंने उनको बोला कि सर मैं भी क्वारंटाइन था आपसे मिलने के बाद. तो वो उनकी स्माइल देख के और उनका जोश देख के मुझे लगता है कि उनसे ये बात सीखने लायक है कि नहीं, जिंदगी में कितने भी बड़े तूफान आ जाए या कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, हमको मुस्कुराते हुए उसका सामना करना चाहिए. और एक मुझे याद है सर को हमने पूछा था कि सर हर आईएएस जब कोई आयुक्त आता है तो वो 3 साल का अपना एक प्लान बना के आता है कि उनको 3 साल में क्या करना है. इस पे तुकाराम सर हंसते हुए बोलते हैं कि मुझे पता है कि मैं कहीं भी 3 साल नहीं टिकने वाला, तो मैं 1 साल में ही 10 साल का काम करके जाता हूँ. तो सर प्रिपेयर होते हैं कि मैं जहां भी जा रहा हूँ वहां पे मेरा तबादला होगा. पर ये दुख की बात है कि ऐसे पैंडेमिक के टाइम में जहां पे तुकाराम सर वाकई में बहुत अच्छा काम कर देते हैं, आज जहाँ पे हॉस्पिटल के चार्जेस बढ़े हैं वहां पे सारे हॉस्पिटल्स को उन्होंने अपने काबू में रखा था. जहां पे अगर आप कोविड के रिलेटेड अगर कहीं भी उनको कॉल कर रहे हैं, उनके कंट्रोल रूम में कॉल कर रहे हैं, वो तुरंत उनकी सुनवाई हो जाती थी. सर तुरंत उसको एक्शन में लेते थे. तो ये कई सारी बातें थी कि जो अभी जरूर था कि तुकाराम सर नागपुर में होना, इसलिए हमें लगता है कि ये गलत टाइम पे उनका ट्रांसफर किया गया है. इसलिए आज पूरी नागपुर की जनता वहां पे थी. और देखने लायक बात ये थी कि सबसे ज्यादा वहां पे यूथ था, जो यूथ उनको आइडल मानता है, जो यूथ चाहता है कि मैं भी कल एक तुकाराम मुंडे बनूं. तो ये कोई ऑर्गेनाइज इवेंट नहीं था. हम लोग एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको पता है कि कितनी सारी मेहनत लेते हैं, महीनों की मेहनत लग जाती है, उसके बाद एक इवेंट सक्सेस होता है. आज जो वहां पब्लिक थी ये किसी के बिना बुलाए वहां पे आई थी और इतनी बड़ी मात्रा में कि हमें भी नहीं लगा था. मैं जब वहां पहुंचा
मैं 7 बजे तुकाराम मुंडे सर से मिलने गया, उनके घर में अंदर में जाके मिल के आया। मैं जब 8 बजे वहां से बाहर निकला तो मैं देखता तो वहां बहुत ज्यादा पब्लिक आ गई थी, और उसके बाद 9 सवा 9 तक तो इतनी पब्लिक थी कि वो पुलिस को भी वो वहां पे मैनेज करना मुश्किल हो गया था। तो यही उनकी जीत है, यही उनका 5 महीने का वो काम बोलता है कि हाँ, तुकाराम मुंडे सर जहां भी जाएंगे वो नागरिकों के लिए काम करता है। जी रवि। रोहन, मैं आपके पास फिर लौटूंगा और मुझे आपसे, क्योंकि दरअसल इनमें से रोहन ऐसा व्यक्ति है जो कुछ ज्यादा ही तुकाराम जी को पर्सनली जानते भी हैं और उनसे बातचीत बहुत हद तक हुई है, तो इनके पास में कई ऐसे किस्से होंगे, जिसमें से पहला किस्सा जो रोहन ने बताया हमें, सबसे अच्छी चीज कि उन्होंने बहुत इमोशनल बात बोली है। मेरे बच्चे ये नहीं जानते कि दोस्त क्या होता है, जब तक वो दोस्ती करने जाते होंगे उनका तबादला हो जाता होगा। और एक दूसरी बात कि मैं 3 साल की प्लान लेके जाने से बेहतर है 1 साल में 10 साल का काम करना चाहता हूं। ये एक सोच जो लेकर के आदरणीय तुकाराम जी चलते हैं, शायद यही एक सोच है जिसके कारण आज सड़कों पर, नागपुर के सड़कों पर सबसे ज्यादा युवा थे जो आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देख रहे हैं, और वे कहीं ना कहीं तुकाराम मुंडे बनना चाहते हैं, अपने आप में तुकाराम मुंडे जी का आदर्श लेकर के चलना चाहते हैं। मैं रविंद्र सिंघल जी का उदाहरण दूं, मैं तुकाराम मुंडे जी का उदाहरण दूं, मैं प्रवीण दीक्षित जी का उदाहरण दूं, ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके जैसे लोग बनना चाहते हैं। नासिक के कमिश्नर का मैं नाम भूल रहा हूं, उनका यदि मैं उदाहरण दूं, ये सारे ऐसे आइडियल हैं जिनके समान लोग बनना चाहते हैं। मैं अभिजीत आपके पास आ रहा हूं और आपसे ये जानना चाहूंगा कि तुकाराम जी ने पिछले 7 महीने में जो काम किया है, आपसे एक थोड़ा सा मिक्स वाला पॉलिटिकल सवाल भी मान करके चलिए, लेकिन आपसे चाहूंगा कि बैलेंस वाला उत्तर रहे, कि 7 महीने में जो काम किया है, क्या उस काम को अब हम आगे बढ़ाने में सफल हो पाएंगे या स्थितियां बिगड़ेगी? मैं कुछ उदाहरण दूंगा, उसी से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि जब साहब थे तो एक गाइडेंस था, एक लोगों में एक इस तरह की भावना थी कि नहीं, साहब काम करवाना जानते हैं, साहब को मालूम है कि किसकी क्या कैपेसिटी है, कैसे काम करवाना है। आज आप देख सकते हैं पिछले 15 दिन से, ये डे टू डे एग्जाम्पल है, क्या सही समय पे नागपुर शहर में सफाई कर्मचारी आ रहे हैं रोड पे? नहीं आ रहे। क्या उनके इंचार्जेस सही समय पे ड्यूटी पे आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। महानगर पालिका के अधिकारी 10 बजे से पहले आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। जो नागपुर सिटी लाइव ऐप में ग्रीवेंसेस रिड्रेसल होती थी वो टाइम बाउंड हो रही है? नहीं हो रही है। जिस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश लगा है? नहीं लगा है। पैसों की लूट शुरू हो गई है? शुरू हो गई है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो उनके जाने के बाद में हम आप एक कॉमन पब्लिक एनालिसिस कर रही है कि हाँ, जब वो थे तो ऐसा था और उनके जाने के बाद में क्या ड्रास्टिक चेंजेस आया है, क्या काम करवाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। लेकिन लोगों में इस बात की एक क्यूरोसिटी होनी चाहिए कि नहीं, अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो मुझे उसका भुगतान देना पड़ेगा। एक जनरल सी फीलिंग तो भी, गट फीलिंग आनी चाहिए ना अधिकारियों में कि नहीं, हमको भी कोई वॉच करने वाला है। आज एक कॉमन सा मुझे एक सवाल मन में उत्पन्न हो रहा है कि पिछले दशकों से, 10-10 साल से, 20-20 साल से जो यहाँ के महानुभाव दिग्गज दिग्गज नेता राजकारण में है, बहुत बड़े मुकाम पद हासिल किए होंगे, 7 महीने में ऐसा क्या घटनाक्रम या ऐसा कौन सा कार्य मुंडे साहब ने कर दिखाया जो जनता ने उनको सराखों पे बिठाया। और आज हर एक व्यक्ति जो उनकी काम को जान रहा है, पहचान रहा है, वो नेताओं को आलोचना कर रहा है, खुल के आलोचना कर रहा है। ये बहुत बहुत ज्यादा आत्मचिंतन का विषय है हर एक जनप्रतिनिधि के लिए। दो चीज बहुत मायने रखते हैं सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, प्रशासनिक जीवन में, पैसा और प्रतिष्ठा। पैसा हर कोई कमा लेता है, पैसा जिंदगी में हर कोई कमा लेता है, लेकिन प्रतिष्ठा, लोगों की चाहत, लोगों का अपनापन, लोगों का प्यार हर कोई नहीं कमा सकता। मुंडे साहब जहां भी जाते हैं, उनका व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति से, शहर के नागरिक से क्या संबंध है, लेकिन एक जो लगाव, एक जो चाहत, काम करने की शिद्दत, पद्धत,
वो लोगों को अपनापन लगता है। आज मैंने भी जिंदगी में, मैं बता रहा हूँ, इतना सामाजिक होने के बाद भी लोगों के काम करने के लिए मुझे सोचना पड़ता था। लेकिन आपको बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 3-4 महीने में मैंने करीब 150 से ज्यादा कंप्लेंट्स रिजॉल्व किए। एक एज ए इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन बहुत ज्यादा खुशी होता है कि हाँ, मैं भी एक नागरिक का दायित्व निभा रहा हूँ। शहर में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसको करने में कहीं ना कहीं मेरा भी योगदान है। लेकिन आज आप देख सकते हैं, धड़ल्ले से पूरी सिस्टम की जो लूपहोल्स बोल सकते हैं आप, जो ट्रांसफर उन्होंने करवाया, आप पेपर में पढ़िए, मीडिया में पढ़िए, जो ट्रांसफर उन्होंने करवाया सबके सब वापस लग गए अधिकारी कि नहीं, हमारा ट्रांसफर फिर से वापस आप रुकवा दीजिए। मतलब किस तौर तरीके से हम बदलना ही नहीं चाहते हैं, बदलने की इच्छा है लेकिन राजनीतिक दबाव में जो एक चलन चलता आया है, लोग अपने प्रवृत्ति को बदलना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि भैया राजनीतिक लोग इतने ज्यादा पावरफुल है। आज एक ईमानदार अधिकारी बहुत मेहनत के साथ काम कर रहा था, आज 5 हॉस्पिटल्स तैयार है रवि भैया, 5 हॉस्पिटल्स विद ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू। सिर्फ करना क्या है शासन ने, या फिर यहाँ के पालक मंत्री हो, या फिर जो भी कंसर्न जनप्रतिनिधि हो, आपको सिर्फ और सिर्फ वहां मेडिकल स्टाफ की भर्ती करना है, नर्स लाना है, डॉक्टर लाना है, ऑटोमेटिक 450 बेड उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन करने की इच्छा शक्ति नहीं है उन्हें। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी को रोकना नहीं है, सभी जनप्रतिनिधियों को जंबो अस्पताल चाहिए, जंबो हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि पैसों का जो बोलना नहीं चाहिए, पैसों का जो व्यक्तिगत बोल सकते हैं स्वार्थ है, वो तो वहीं से सिद्ध हो पाएगा। क्योंकि पिछले 7 महीने में जो जनता के लिए बेनिफिशियरी था, वकार्ड ने, 7 स्टार हॉस्पिटल, ऐसे तमाम हॉस्पिटल्स ने जिन्होंने अनियमितता की, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। क्योंकि एट द एंड एज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मुंडे साहब को लगा कि मेरी जनता के साथ तुमने गलत व्यवहार नहीं करना, वो पहले से परेशान है, उनको तकलीफ नहीं देना, एक अंकुश था। लेकिन आप देख सकते हैं धीरे धीरे परिस्थिति किस हिसाब से किस रूप में ले रही है। आज हर एक लोग क्वारंटाइन से अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं, पब्लिक भुगत रही है, पब्लिक रो रही है, पब्लिक तकलीफ झेल रही है। लेकिन पब्लिक को इस बात का परिपूर्ण रूप से एहसास हो चुका है कि सच में जनप्रतिनिधि और तुकड़ा मुंडे के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। वो सिर्फ कहने के लिए आपके हित चिंतक होते हैं, लेकिन एज अ पब्लिक सर्वेंट क्या होता है वो मुंडे साहब ने सिद्ध कर दिया पिछले 7 महीने में। ऐसे तमाम काम है जो उन्होंने किया है, और हम जितनी चर्चा करें उतनी कम है उनके गुणों का वर्णन करते करते। क्योंकि आज की जो सुबह में जो माहौल था, वो मतलब जो वहां था वो एक भावनात्मक माहौल था। बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, दीदी हों, हर एक युवा वर्ग, युवा आज भारत का सबसे मजबूत अंग है, युवाशील देश है, वो वहां पे आया था मुंडे साहब के लिए। और एक चीज मैं आपके इस मंच के माध्यम से स्पष्टीकरण नहीं देना चाहूंगा, फिर भी मैं बता देता हूं कि जो लोग आज मौजूद थे उन्हें सिर्फ इस बात का विश्वास था कि आखिरी बार जो हमारा एक रियल हीरो है, जिससे हमको इंस्पिरेशन मिलती है, उसके लिए हमने वहां पे आकर एक ताकत दिखाना चाहिए और सरकार को ललकारना चाहिए। हर एक जनप्रतिनिधि के सामने ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए कि आज आपके वजह से हमारी नागपुर शहर की परिस्थिति बिगड़ रही है। नागपुर शहर की जनता आज आपके राजनीतिक व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भुगत रही है। ये कोई पार्टी के, या फिर जिस प्रकार से आपको भी मालूम होगा, यहाँ सभी लोगों को मालूम होगा, श्रोताओं को, कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज या जब चुनाव होते हैं तो कैसे भीड़ इकट्ठा करते हैं, वो वाली भीड़ नहीं थी। क्योंकि आज के डेट में कोई नेता भी ना 50 कार्यकर्ता इकट्ठा करने में उसके पसीने फूल जाते हैं। लेकिन एक लगाव, एक अपनापन, मुंडे साहब के प्रति जो सम्मान लोगों के मन में एक भावना थी, वो उमड़ के आई। इसलिए आज बहुत ज्यादा तादाद में लोग वहां थे और उन्होंने अपना प्यार, अपना जो कुछ भी था मुंडे साहब के लिए दिखाया। अभिजीत जी ने जो बातें कही वो सारी बातें बिल्कुल सत्य हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की चीजें हुई तो जरूर है। मैं वैभव जी के पास जाऊंगा। वैभव, ये बताइए, आज जो भी चीज हुई है, क्या संदेश गया है? क्या युवाओं को संदेश मिला है मुझे आईएएस बनना है, या एक नकारात्मक भाव भी गया कि नहीं यार, ईमानदारी से तो काम होने वाला नहीं है?
यार ईमानदारी से कैसे काम करेंगे, यदि ईमानदार रहूंगा तो यार सिस्टम मुझे जीने नहीं देगा, क्या संदेश गया है? आज जे म्हणजे आज नाही, हे 15 दिवसा पहिलेच झाली बदली. आजचा तर फक्त एक तो निरोप होता. पण जो या बदलीमधून जो पूर्ण महाराष्ट्र नाही, ठीक आहे महाराष्ट्रच म्हणून घेऊ आपण, पूर्ण महाराष्ट्रातील जे युवा आहे, जे तरुण एमपीएससी युपीएससी करून राहिले, तर हे बघा प्रत्येकाचा एक पर्स्पेक्टिव्ह असतो बघण्याचा. प्रत्येकाला तुकाराम मुंडेच बनायचं नाही, प्रत्येकाला फक्त IAS ऍज अ पॉवर म्हणून तिथे यायचं. ठीक आहे, हा एक पहिला मुद्दा असते त्यांचा. ठीक आहे, नंतर मग मी इमानदारीनं काम करेन, ते नंतरची गोष्ट येते त्यांची. तर मला तरी वाटते का याच्यातले काही लोक हा पवित्रा घेतील की इमानदारीनं बदलीच होणार आहे. हे बघा प्रत्येकाचे व्ह्यूज अलग असतात. मी काय म्हणतो 50% लोक तर हेच म्हणणार आहे की बाबू इमानदारीनं कोणाचं भलं झालं नाही, आपलं चालू द्या एक दो मिलके. ठीक आहे, पण एवढं मी गॅरंटी देऊ शकतो की आज नागपुरातले जे तरुण आज जे आले होते ना, ते मनात काहीतरी त्यांच्या वाटलं होतं की हा यस असा माणूस पाहिजे, आपल्या देशाला असा माणूस पाहिजे आणि मला असं व्हायचंय. तर त्या भावनेनं हे लोक इथं आले होते. तर मला असं वाटतं की आजचा जो संदेश आहे ना, आणि नागपुरात तुम्हाला सांगतो आजपर्यंत नेत्यांच्या मागे हिंडणारी तरुणाई तुम्ही बघितली असेल, नेत्यांच्या मागं. पण आज पहिल्यांदा एका IAS अधिकाऱ्याच्या मागं फक्त तरुणाई सर्वात जास्त होती. बामकर साहेबांना तुम्ही विचारू शकता, फक्त तरुणाई म्हणजे 85% आज तरुणाई होती. म्हणजे कुठं ना कुठं तरुणांमध्ये हे एक आशा प्रज्वलित झालेली आहे की आपल्या नागपूरला तुकाराम मुंडे सरांना, त्या दिवशी आम्ही एक वादळ भारताची टीम भेटायला गेलो होतो, 40 जण पोरं होते. तुकाराम मुंडे सरांनी आम्हाला तेच सांगितलं की जसे सिटीजन असतील, जसे नागरिक असतील, तसंच तुमचं प्रशासन असेल आणि तसंच तुम्हाला सुविधा मिळतील. तुम्ही जर चांगले तर तुमचं प्रशासन आणि सुविधा सुद्धा चांगल्या, आणि तुम्ही जर म्हणजे कसं आहे, आपलीच माडी आपलीच गाडी आपल्याच बायकोची गोलगोल साडी, अशा याच्यात जर तुम्ही राहसान म्हणे तर आपण काहीच करू शकणार नाही. तर इथं गरज आहे म्हणे तरुणाईनं पुढाकार घेणे. कारण की जोपर्यंत तरुणांना कसं आहे माहिती आहे का, आज आपले अधिकार डावलल्या जातात. तुम्हाला माहिती असेल की तुकाराम मुंडे सर जेव्हा आलते तर तेव्हा व्हेंटिलेटर पासून सर्व खर्च पर डेचा 9,000 रुपये होता गव्हर्नमेंटचा. आज काय असं झालं की 2.5 लाख रुपये भरल्याशिवाय कोविडच्या हॉस्पिटलमध्ये बेड उपलब्ध होत. तर विषय असा आहे की आज तरुणांमध्ये एक आशा पेटलेली आहे की नाही, आपल्याला बनायचं तर फक्त तुकाराम मुंडे बनायचं आहे. कारण की याच्यात लोकांचे प्रश्न, कारण की प्रत्येक जण इथं श्रीमंत नाही आहे, प्रत्येक जण एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातलाच आहे आणि तिथं आलेली मध्यमवर्गीय जनता होती. तर त्या जे तरुण आता भारत देश घडवणार आहे, त्या तरुणांना आज हे वाटलेलं आहे की नाही, तुकाराम मुंडे साहेबांची बदली ही राजकीय याच्या पायी झाली. पण हे बघा, राजकीय लोक भलेही खुश असतील, पण आज जी तरुणाई तिथे आली होती त्यांना आज एवढं माहित झालेलं आहे की आपण जर आज बोललो, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए. आज मी सांगतो तुम्हाला, आज तुकाराम मुंडे जरी नसतील तरी मला तरी वाटते का जेवढे तिथे आले होते तरुणाई, त्या तरुणाईला एक नक्की पटवलं तुकाराम मुंडे सरांनी की तुम्ही आवाज उठवा, तुम्हाला पाहिजे ना, तुमचे हक्क आहे ना, तुम्ही मागा. प्रशासनाचं काम आहे देणं. तर मला तरी वाटतंय का तुकाराम मुंडे सरांकडून आज एकदम चांगला संदेश गेलेला आहे. आणि त्यांनी म्हणजे शेवटी आता जाता जाता ते पण थोडे भावुक झाले होते आणि आपली जनता पण भावुक झालीच होती. आता आपण याच्या समोर तर काही करू शकत नाही, पण एवढं नक्की की एक तुकाराम मुंडे नाही आपल्या भारताला असे निदान 20-25 तरी तुकाराम मुंडे पाहिजेत. आणि तेव्हाच कुठं म्हणजे साला 36 जिल्ह्यांमध्ये जर प्रत्येक याच्यात जर तुकाराम मुंडे असला तर कोणता बदलावा, हेच प्रश्न पडला त्याला. तर मला तरी वाटते का आता तरुणांनी हा संदेश घेतलेला आहे की वी वॉन्ट टू बिकम अ तुकाराम मुंडे इन आवर फील्ड. वैभव जी ने लास्ट वाली जो लाइन बोली एकदम धमाकेदार लाइन थी. सही अर्थों में आज जो तरुणाई, जो आज का युवा सड़क पर अपना प्रेम दिखाने के लिए गया था, दरअसल वो प्रेम तो था ही, एक संदेश भी था कि हम ईमानदार, कर्तव्य दक्ष, डिसिप्लिन्ड, अनुशासित अधिकारी के साथ हैं और हमारा समर्थन शहर के लिए है, शहर के अधिकारी के लिए है. राजनेताओं को ये चीजें समझ जानी चाहिए. लेकिन बहरहाल
मैं रोहन के पास जाऊंगा। रोहन, आप और मैं, आपने पिछले इसमें भी इवेंट का जिक्र किया था। इवेंट कैसे होता है ये तो आप और मैं भली भांति जानते हैं, और उसके पीछे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं शायद आप और मैं संयुक्त रूप से मिल करके जानते हैं। लेकिन रोहन, सवाल ये है कि आखिरकार ऐसी कौन सी 3 खूबियां आप बताना चाहेंगे जो आदरणीय तुकाराम जी के माध्यम से हर किसी को सीखना चाहिए, और कोई एक आध वाक्य जो उन्होंने आपके साथ साझा किया हो? रवि, एक बार फिर से बताइए, मुझे आवाज नहीं आ रही थी आपकी। रोहन, मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग तुकाराम मुंडे जी के जीवन से ऐसे कौन से 3 खास बातें हैं जिनको कि सीख सकते हैं, और सीख करके सही रूप में एक संदेश मिलता है आज के यूथ को कहिए, समाज को कहिए, कि उन्हें जरूर सीखना चाहिए, जिसे कि आप भी फॉलो करते हैं, जिसके कारण आप उनके प्रति आकर्षित हुए हैं, या इसको और मैं सरल कर दूं तो उनके जीवन से सीख क्या मिल सकती है? रोहन। जी रवि, मुझे लगता है कि जो भी इंसिडेंट्स मैंने देखे हैं या जिन भी इससे मैंने उनको समझने की कोशिश की है, एक सुबह का इंसिडेंस है। जब मुझे पता था कि मुझे उनसे 7 बजे मिलने जाना है, तो मैं 7 बजे नागपुर पहुंच गया था और मुझे ऐसा लगा कि अभी सर रेडी हो गए या क्या इसमें हो गए। तो जब मैं गेट के अंदर गया और मैं गार्ड से पूछता हूँ कि सर रेडी है क्या, तो जब मैंने उनको देखा तो वो कंप्लीटली रेडी थे और उनका टाइम फिक्स था कि मुझे कितने बजे बाहर निकलना है, कितने बजे मुझे कहाँ जाना है। और ये सिर्फ आज के नहीं, तो हम लोगों ने देखा है कि एनएमसी में भी जो सबसे पहले ऑफिस पहुंच जाते थे। बात करते करते उन्होंने एक दिन मुझे बताया था कि मैं मेरे टेबल पे कभी फाइल पेंडिंग नहीं रखता हूँ, या मैं कोई भी टेबल पे फाइल नहीं रखता हूँ। मैं उस दिन का काम उसी दिन कंप्लीट करके जाता हूँ। तो ये जो उनका टाइम मैनेजमेंट है, ये मुझे लगता है कि युवाओं ने इससे बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। साथ ही एक आईएएस ऑफिसर और होने के बावजूद, और आज पब्लिक में इतने वो पॉपुलर एक पर्सन है, मुझे लगता है कि उन्होंने फैमिली और दोनों बातों को जिस तरह से मैनेज करते हैं, और जिस तरह से वो एक फैमिली पर्सन भी है और एक तुकाराम सर हमारे एक आइडल भी है, तो एक वो बात भी उनसे बहुत सीखने जैसी है। जब हम लोग आज एक इंसिडेंस हुआ है कि सारा इवेंट होने के बाद हम लोग जब वहां से निकल रहे थे, तो सर का एक फोन आता है। सर कहते हैं कि मुझे सबसे बात करनी थी, लेकिन आज कोविड की इसमें मैं सबसे बात नहीं कर पाया, लेकिन वो हमसे मिलके जाना चाहते थे, तो हम उनसे मिलने गए। तो सब इवेंट हो चुका था और मैं और मेरे कुछ साथी हम लोग उनसे मिलने गए। तो सर काफी भावुक थे और सर ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन सबने जिस तरह से आपने मुझे प्यार दिया और सबने किया, तो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ कि नागपुर में मुझे इतना प्यार मिला है और मैं आप लोगों का प्यार कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो सर को जो हमारा परसेप्शन होता है कि तुकाराम मुंडे सर यानी बहुत कठोर और बहुत एक, हाँ वो कर्तव्यनिष्ठ थे, लेकिन तुकाराम सर कभी कठोर नहीं थे। अगर कोई भी यूथ अगर उनसे मिलने जाएगा तो वो जिस तरह से उनसे बात करते थे, अभी वैभव जी बता रहे थे कि 40 लोग उनकी टीम के जब मिलने गए तब उस वक्त मैं वहां पे था। करीबन 2 बजे से या उससे पहले से भी वो बात कर रहे थे, मैं वहां 2 बजे से था। तो सर खड़े होके सबसे बात करने लगे, तो मैं वहां पे शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक था। सर 7:30 बजे तक कंटिन्यूस वहां खड़े थे और उसी स्टेमिना के साथ वो सबसे बात कर रहे थे। सर जब बात करते हैं ना, जब वो अपनी बात समझाते हैं, तो सर वो ऐसा लगता है कि हाँ वो बहुत आत्मीयता से हमसे बात कर रहे हैं, हमारा बड़ा भाई, हमारे फादर हमसे बात कर रहे हैं और वो उसी आत्मीयता से हमें समझा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर तुकाराम सर हमेशा कहते हैं कि अगर आप कुछ समाज में चाहते हो कि कुछ बदलाव हो, तो बदलाव की शुरुआत आपसे करो, खुद से करो। और मुझे लगता है कि आज के इंसिडेंट से हमें यही सीखना चाहिए। अगर हम तुकाराम मुंडे सर को, अगर ठीक है हम उतने बड़े पॉलिटिशियंस नहीं है, हम शायद उनको वापस ना ला पाए, लेकिन हम आज ये कर सकते हैं कि हम खुद को तुकाराम मुंडे जैसे बनाने की कोशिश शुरू कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। और अगर हम लोग खुद से एक बदलाव करते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में एनएमसी क्या, हम देश भी बदल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है जो उनसे हम सीखना चाहिए। हम खुद को ही तुकाराम मुंडे अगर बनाना शुरू कर दे, हम लोग अगर उनसे ये छोटी छोटी बातें अगर सीखना शुरू कर दे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जी रवि। रोहन की 2 बातें मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। बहुत सुंदर सी बात रोहन ने कही है। नंबर 1, वे कठोर दक्ष थे पर कठोर नहीं थे।
उनका वे डिसिप्लिन थे, लेकिन मन और दिल से कठोर नहीं थे। अपने टेबल पर एक भी फाइल पेंडिंग नहीं रखना उनका स्वभाव था और टाइम के बड़े पाबंद थे। और उनकी जो बात रोहन जी ने हमें बताई कि भाई यदि आप समाज को सुधारना चाहते हो, यही बात मुझे प्रवीण दीक्षित जी ने भी कही है कि भाई आप यदि समाज को सुधारना चाहते हो तो दोष लगाने की बजाय अपने आप को सुधारो। ऐसा करोगे ऑटोमेटिकली आपके आसपास चीजें सुधरती चली जाएगी। और रोहन ने जिस प्रकार की बातें यहां रखी हैं और बताई हैं, यकीनन यदि अभी जो लोग देख रहे हैं और बाद में जो देखेंगे, मैं ये नहीं कहता कि हमारा प्रेम और तुकाराम जी के प्रति हमारा जो सम्मान है वो बहुत ज्यादा हमें बढ़ाना है या इसे हमें प्रोपोगेट करना है, नहीं। जो यूथ है उन युवाओं को एक नई दिशा मिलनी चाहिए, उन युवाओं को एक नया दृष्टिकोण मिलना चाहिए। जो 3 लोग स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं मुझे छोड़ करके, 2 भले ही राजनीतिक पार्टी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हों, रोहन एक अलग व्यक्तित्व है, अभिजीत अलग है, वैभव जी अलग हैं, और 3 यूथ अलग अलग दिशाओं के मिलकर के यदि एक व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। अभिजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगा और बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार जो इस कोरोना के पीरियड में एक रोड मैप था आदरणीय तुकाराम जी के पास, क्या वह रोड मैप अब नए आयुक्त के माध्यम से और महानगर पालिका के माध्यम से आगे बढ़ेगा या वह रोड मैप कहीं ना कहीं दम तोड़ देगा? देखिए, एज ए सिटीजन ये तो पॉजिटिवली हमें एक थिंकिंग रखना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने लोग हैं नागपुर शहर के, और सबने मिलके अभी तो भी शुरुआत करनी चाहिए। जो नए आयुक्त थे उनके साथ भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से उनसे जुड़े हैं कि वो शहर के लिए सही में निर्णायक भूमिका निभाएं। और जो जिस प्रकार की लापरवाही हो रही है, क्या है कि किसी एक भी बेकसूर परिवार की किसी व्यक्ति का जान जा रहा है, ये बहुत ज्यादा दुखद है। कल वो किसी और के साथ हो रहा है, अगर वो घटनाक्रम अगर हमारे साथ होगा तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी, इसका सिर्फ हम स्वप्न कर सकते हैं। तो नो डाउट जो कुछ भी वो मुंडे साहब ने रोड मैप तैयार किया था उसको और अच्छे ढंग से उन्होंने कंटिन्यू करना चाहिए, उसका फॉलो अप लेना चाहिए, और जो भी एक मैकेनिज्म है उसको कंस्ट्रक्टिव वे में इनैक्ट करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए। ऑन पेपर बहुत सारे डिसीजन हो जाते हैं, लेकिन उसको इनैक्ट करना, एग्जीक्यूट करना उतना ही ज्यादा अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे अभी थ्रू आउट 7 महीने में एक मानसिकता ये नहीं समझ में आई। मैंने ये सवाल उठाया था इससे पहले भी, और आज भी आपके मन से उठाना चाहता हूँ कि परिस्थिति जब दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे, लोग परेशान हो रहे, निराश हो रहे, क्या हमारे शहर में इतने दिग्गज नेताओं के होने के बावजूद इच्छा शक्ति की इतनी ज्यादा कमी क्यों है कि हम सोच विचार कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, टीम्स बुला रहे? अरे आपने अगर ठान लिया ना तो 5 दिन में हॉस्पिटल आप यहाँ पे खड़ा कर सकते हो। आपके पास रिसोर्सेस है, आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है, सब कुछ तो है आपके पास। अगर आज आप इंसानियत नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे? ये बहुत नाजुक समय है, आपको पब्लिक को संभालना है। पब्लिक परिपूर्ण रूप से आर्थिक रूप से मानसिक रूप से टूट चुकी है, वो हताश हो चुकी है। उनके परिवारों को बचाएं, उनके अंदर जो एक ढाढ़स है उसको बढ़ाएं, उनका हौसला बढ़ाएं कि नहीं, प्रशासन भी आपके साथ है, जनप्रतिनिधि भी आपके साथ है। कृपया कर कुछ महीने हाथ जोड़कर विनती है, लोगों के भावनाओं के साथ, लोगों के जान के साथ खिलवाड़ ना करें। ये बहुत बड़ा पाप होगा, तो जिंदगी भर ये कलंक जनप्रतिनिधियों के सर पे लग जाएगा। अभिजीत जी ने बहुत अच्छी सी बात कही कि जो रोड मैप है, अब जो अधिकारी हैं, अब जो महानगर पालिका के पास में रोड मैप है उसे एक फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कारण क्या है कि व्यक्ति जरूर चला गया है पर व्यक्ति की आइडियोलॉजी नहीं गई है। हमारे समाज से भगत सिंह भले ही फांसी पर चढ़ा दिए गए हों, लेकिन भगत सिंह की आइडियोलॉजी नहीं समाप्त कर दी गई। गांधी जी भले ही गोली के शिकार हो गए हों, लेकिन गांधी जी के संस्कार नहीं गए, उनके सत्य, अहिंसा और प्रेम का वह सिद्धांत नहीं गया। आज भी इस देश के भीतर में इन सभी के सिद्धांत जीवित हैं, और ये इसलिए जीवित हैं क्योंकि यहाँ की जनता ने उन्हें समझा है और उसे संभाला है। मैं वैभव जी के पास जाना चाहूंगा और आखिरी के बस 10 मिनट और आप सभी के लूंगा। वैभव, आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज की तारीख में जो युवा वहां पर गए और युवाओं ने इस प्रकार का प्रेम दिखाया,
इस प्रेम को क्या यदि कोई ये कहेगा कि अब चल करके आगे चल करके जहां पर भी वे जाएंगे, तुकाराम जी जहां जाएंगे, जिस भी शहर में जाएंगे, इस प्रेम का कहीं ना कहीं एक योगदान ऐसा होगा कि वहां पर शायद उन्हें 7 महीने से अधिक, कम से कम 1 साल प्लस रहने दिया जाए, 2 साल रहने दिया जाए, या सिस्टम को एक संदेश गया है कि नहीं, इनके साथ जनता होती है और जनता के व्यक्ति को जल्दी नहीं हिलाना चाहिए? वैभव जी। जेवढं की मले राजकारण दर्शक समजते, तर यांचे कुठं ना कुठं काहीतरी अटकलेलं असते. त्यामुळे तुकाराम मुंडे सारखा इमानदार व्यक्ती कुठंतरी यायला टोचते. कारण की कसं आहे, तुम्ही जर गडबडच केली नसेल तर तुम्हाला जो नियमानुसार काम करत आहे, तुम्हाला तो म्हणजे कशाला तुम्हाला तो टुचेल. तर ते मला तरी वाटत नाही, कारण की आपल्या राजकीय जेवढे लोक आहे यांची क्षमताच नाही आहे की त्या माणसाले सहन म्हणजे काम करण्याची. तर सर एक बार प्रश्न रिपीट करा. हाँ वैभव, मेरा प्रश्न बहुत आसान सा ये है कि जो आज नागपुर में एक जनता के द्वारा प्रेम मिला है तुकाराम जी को, क्या अब सरकार को ये समझ में आ गया है कि नहीं, इस व्यक्ति के पीछे लोग हैं और अब इस व्यक्ति को जल्दी ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, इसको एक जगह रुक करके काम करने देना चाहिए? सर तर विषय असा आहे की सरकारला संदेश तर गेलेला आहे, आणि हा संदेश आज नाही गेलेला. हा संदेश मागच्या 7-8 वर्षात तुम्ही बघत असाल, सोशल मीडिया असो, न्यूज चॅनल असो, प्रत्येक ठिकाणी, नाशिक असो, नवी मुंबईवर असो, आज तुम्हाला सांगतो, आज नागपूरमध्ये हे झालं. तुम्हाला मी सांगू इच्छितो की जेवढे पण सोशल मीडिया चॅनल्स आहेत, त्या सर्व चॅनल्सवर नवी मुंबई असो, वर्धा असो, नाशिक असो, त्यानंतर जिथं जिथं साहेबांच्या पोस्टिंग झालेल्या, जालना वगैरे, त्या सर्व लोकांनी त्यांच्या पोस्ट शेअर केलेल्या आहेत, तिथं कॅप्शन लिहून की तुकाराम मुंडे. आणि मी सांगतो, कारण की मला स्वतः मेसेज आले तिकडल्या मित्रांचे की आज तुम्ही दाखवलं म्हणजे सॅल्यूट केला नागपूरकरांना त्यांनी, की असं आम्ही नाही करू शकलो म्हणे, पण तुम्ही करून दाखवलं. पण मला असं वाटतं की सरकार जे आहे, जोपर्यंत हे यांच्याकडे इच्छाशक्ती, म्हणजे कसं इच्छाशक्ती सगळ्यांकडेच असते, पण ते कुठं ना कुठं कोणत्या ना कोणत्या कारणापायी, आता पैशाशिवाय राजकारणात दुसरं काय आहेच नाही, मी सरळ सरळ बोलतो. तर यांचा जोपर्यंत कसा आहे माइंडसेट, आता ते राजकारण थोडं जर बाजूला ठेवलं, जसं अभिजित ज्या सरांनी म्हणलं की आज आपल्या लोकांचे जीव जात आहे, अरे एवढी तर दया दाखवा. आजपर्यंत तुम्ही लुटलत ना जनतेले. आज तुम्हाला सांगतो, नगरसेवकांना वॉटर, गटर, मीटर या 3 सुविधांपेक्षा समोर कधी पाहिलं? कधी लोकांना पण माहित नाही की नगरसेवकाकडे वॉटर, गिटर, मीटर पेक्षा दुसरं काम असते म्हणून. तर मला असं वाटतं की जोपर्यंत राजकीय इच्छाशक्ती, कारण की कसं आहे, प्रशासन किती म्हणलं की प्रशासन आहे, जोपर्यंत वरते जे पॉलिटिकल प्रशासन बसलेलं आहे, त्यांची इच्छाशक्ती जोपर्यंत राहणार नाही की आपल्याला हे करायचं आहे, तोपर्यंत मला तरी नाही वाटत की हे तुकाराम मुंडे सारख्या रिसोर्सेसचा वापर करू शकतील. कारण की आता तुम्ही भारतात बघून घ्या ना, आपल्या भारतात 65% तरुणाई आहे. केला कोणत्या सरकारनं तरुणाईचा वापर? आज आपल्या नागपूर शहरात कोविड आहे, कोविडच्या याच्यात 5 फाइव्ह स्टार हॉस्पिटल आहेत. त्या 5 स्टार हॉस्पिटल मध्ये डॉक्टर नाही आहेत, स्टाफ नाही आहे. मग तुम्ही असं काही कृत्य काढलं की आज जे MBBS झाले, BAMS, BHMS झाले, या लोकांना तुम्ही ट्रेनिंग देऊन नियुक्ती करू शकत नाही का? म्हणजे फक्त काय, तर मग कोविड मध्ये यांच्या काय म्हणतात त्याला, फक्त देखरेख कशी करायची, स्टाफ काय, स्वॅब वगैरे कसा काढता. म्हणजे आज तुम्हाला सांगतो, आपल्या इकडे बायोटेक्नॉलॉजीचे स्टुडंट्स आहेत, ते स्वतः मला म्हणतात की आम्ही हे करू शकतो, पण सरकार काही करून नाही राहिली. म्हणजे विषय कसा आहे, तुकाराम मुंडेंसारखे हे जे रिसोर्सेस आहे, ते राजकीय इच्छाशक्तीला वापरायचेच नाही आहेत. ते फक्त तोंडाचेच बोल आहेत त्याचे, तोंडाचेच बोल आणि तोंडाचीच कडी. तर ते मला तरी वाटते काय, राजकीय इच्छाशक्ती यांना जागवली पाहिजे. कारण की आज जर हे करतील नाही ना, तर कसं आहे, 65% तरुणांचा देश आहे. कधी ना कधी या आवेशाचा, ज्या दिवशी लोकांना यांचे अधिकार कर्तव्य माहीत पडतील, आज भलेही जनता अंधारात आहे की आम्हाला त्यांना अधिकार माहित नाही आहे,
ज्या दिवशी अधिकार आहे माहीत पडतील तरुणाईला, आज तुम्हाला माहिती आहे बेरोजगारी वगैरे, हा म्हणजे ज्या दिवशी हे माहीत पडलं त्या दिवशी जनता तर आक्रोश दाखवणारच आहे ना. आक्रोश दाखवला तर मग काय भाऊ, अरे अख्खे जग पालथं काढलेलं आहे एका एका माणसानं, तर तरुणाई 65% आहे ना आपल्या याच्यात, काही बी करू शकते. आणि मी तुम्हाला अजून एक सांगू इच्छितो, तुम्ही जो अभिजित सरांना प्रश्न विचारला की जे तुकाराम मुंडे सरांनी जो रोडमॅप टाकलेला आहे त्याचा आपली महानगरपालिका वापर करणार की नाही, तर इथं म्हणजे एवढा मोठा निगेटिव्ह पॉइंट आहे आपल्या महानगरपालिकेचा, नागपूर महानगरपालिकेचा. सरळ सांगतो, जे 5,000 बेड हॉस्पिटल, ते बेडची सुविधा त्या राधास्वामी सत्संग मध्ये केली होती, ते बेड उचलून आणली आहे ना. अरे जिथं महानगरपालिकेचा 1 रुपया लागला नाही तुमचा, तुम्ही ते पूर्ण खाली केलं. म्हणजे अरे ज्या माणसानं ते करून दिलं होतं त्याला अजून चांगलं बनवलं असतं तर लोकांना 2.5 लाख भरा नसते लागले ना. म्हणजे सुरुवात कुठून आहे बघा तुम्ही. आता मग या सुरुवात जर अशी आहे तर मग एंड कसा असेल. भले हे निगेटिव्ह तुम्हाला वाटत असेल लोकांना काय निगेटिव्ह बोलतो हा, पण ही रियालिटी आहे, सत्याला धरूनच बोलत आहे ना. जे झालं ते झालं, असा विषय आहे. तर राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय काहीच होऊ नाही शकत आपल्या याच्यात, आणि सर्व पावर त्यांच्याचकडे आहे. आणि म्हणजे कसं आहे की लोकायले फक्त ते बटन दाबायचा अधिकार ठेवला यांनी, फक्त बटन दाबायचा की फक्त तू 5 वर्षाच्या एकदा बटन दाब आणि निघ तुझ्या घरी. असा विषय आहे तो. वैभव जी ने जिस तरीके का उनका, जिस कारण से वो मशहूर है, फेमस है, बस उन्होंने उसी अंदाज में कहा बटन दबाओ और निकलो अपने घर, आपको जो मिलना था आपको कल रात में मिल चुका है और शाम को पहुंच जाएगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। मैं रोहन के पास जा रहा हूं, और रोहन आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्या महाराष्ट्र के अन्य अधिकारियों को तुकाराम जी की कर्तव्य शैली से, कर्तव्य दक्षता से, अनुशासन से एक सीख लेकर के सभी लोगों को एकजुट होकर के कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ हम इस तरह से नहीं काम कर सकते, या उनके बीच एक संदेश जाना चाहिए कि यार ऐसे नहीं, हमें भी अपने तरीके से हम जो सोचते हैं वो काम करने की आजादी मिलनी चाहिए। क्या तुकाराम मुंडे जी से प्रेरणा मिलती है लोगों को? मिलती है तो कहां रुकावट आ जाती है एप्लीकेबल करने में, एग्जीक्यूशन करने में? रोहन। जी रवि, मुझे लगता है कि हमारे देश के जो आईएएस कैडेट्स होते हैं ना, ये मुझे नहीं लगता कि इनको किसी के सीख की जरूरत है। हाँ, वो भले ही उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे उन पर विश्वास है। तुकाराम सर कहते हैं कि हर कोई तुकाराम मुंडे नहीं हो सकता। आप उनको वक्त दीजिए, उनका काम करने का तरीका हमें वक्त के साथ पता चलेगा। हम उसको आज हमारा परसेप्शन से अगर हम लोग उनको ये करें कि हाँ वो काम नहीं कर सकते और सिर्फ तुकाराम मुंडे ही काम करेंगे, तो ये सही नहीं है। सर ने हमें उस दिन बताया कि हमें उनको टाइम देना चाहिए, और मुझे लगता है कि हर आईएएस कैडेट जो होता है, अगर हम उनकी कार्यशैली पे भरोसा ना करें, हमने तुकाराम मुंडे के साथ के साथ यही गलती की है कि हमने उन पे भरोसा ना करते हुए, हमने उनको वक्त ना देते हुए, क्योंकि उनमें जो पावर है, उनमें जो क्षमता है, हम उनका सही तरीके से हम उसका यूज नहीं कर पाए, इसलिए हमें आज उस पर लगता है कि हाँ नागपुर की जनता ने आज उनके साथ कई गलत किया है। तो मुझे लगता है कि हम उनको उनकी सक्षमता जो है हम उसको समझें, और उनको अगर उनके तरीके से काम करने दी जाए तो देश का हर एक आईएएस जो अधिकारी होता है वो बहुत सही तरीके से देश को चला सकता है। जी, पर होता यह है कि हम हमारी पॉलिटिक्स हो या हमारा जो भी हमारा ये होता है, हम उनको ठीक तरीके से काम नहीं करने देते हैं। उन पे कई तरह के दबाव डाले जाते हैं, उनको ट्रांसफर का धमकी दी जाती है। कई अधिकारी अपने परिवार को बचाने के लिए झुक जाते हैं, और जैसे तुकाराम सर जैसे जो अधिकारी होती है वो वहां पे नहीं झुकते अपने मूल्यों के साथ, वो कहीं भी तड़जोड़ नहीं करते, और वो जो भी उनको जिम्मेदारियां दी जाती है वो उसको स्वीकार करते हैं। मैंने देखा है कि जब भी उनकी ट्रांसफर का वक्त आया है, उन्होंने कहीं भी विरोध ना करते हुए उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि सर कहते हैं मैं कोई भी जिम्मेदारी दीजिए, मुझे कहीं भी भेजिए, मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ। तो ये बहुत बड़ी सीख है, और मुझे नहीं लगता कि किसी आईएएस अधिकारियों को हमें कंपेयर करना चाहिए। हाँ, सब में अपनी अपनी क्षमताएं हैं, वो आईएएस बने हैं उसी कारण बने हैं, तो उनकी क्षमताओं को परखने के लिए हमें उनको वक्त देना पड़ेगा, और उन पे हमें भरोसा करना पड़ेगा। इस तरह से ट्रांसफर करा के, इस तरह से उनको वक्त ना देके हम उनका ही नहीं खुद के शहर का हम अपमान कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी रवि। और सर कहते हैं कि अगर सब लोग हेलो। हाँ रोहन, कहिए रोहन।
पर मुझे लगता है कि सब लोग अगर साथ आते हैं और सब लोग आके अगर खुद में थोड़ा सा परिवर्तन लाते हैं, तो हम नागपुर शहर का और हमारे देश का हर जगह का हम लोग विकास कर कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत हो सकती है। तो तुकाराम सर ने जो हमें सीख दी है, हमें लगता है कि हमें आज से ही उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और एक मेरी गुजारिश है नागपुर वासियों से और सभी से, हम हम अच्छे दोस्त हैं रवि। मुझे याद है कि 2006 में हम लोगों ने शायद एक इवेंट लिया था, और उस इवेंट में हमें बहुत सारे लोगों ने जिस तरह से परेशान किया गया था, उस टाइम पे मुझे याद है हम लोग दोनों बाइक से नागपुर से वर्धा आ रहे थे, और तुम्हें कॉल आया और तुमने किसी अधिकारियों का नाम लेके उस सामने वाले पर्सन को डराया था। और अगर वो अधिकारी सक्षम होता है तो सामने वाला पर्सन सही में डरता है। यही नागपुर में हो रहा था, और ये वाकया तुम्हें याद होगा क्योंकि वहीं से हमारी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट है हमारी जिंदगी का। तो अगर अधिकारी हमारा सक्षम है तो हर चीज संभव है, और हमारे अधिकारियों पे हमें भरोसा करना चाहिए, और हम करेंगे। जी रवि जी। जी, रोहन ने बहुत बढ़िया सी बात कही कि भाई सबका अपना अपना एक तरीका होता है काम करने का, और इस तरीके को हमें समझना पड़ेगा, लेकिन उन्हें काम करने देना पड़ेगा। और रोहन जिस किस्से का जिक्र कर रहे थे, यकीनन जब मैं और रोहन एक इवेंट कर रहे थे और हम लोगों ने एक जिद थी कि कुछ करना है, और हमारी दोनों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव था। मैं जो लोग देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे उनको बताऊं, हमारे पीछे दर्जन भर लोग पड़े हुए थे। कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था, कोई हमें धमकी दे रहा था, कोई हमें कुछ और कह रहा था। हम देख लेंगे कैसे कार्यक्रम। रोहन, मैं ये जानना चाहता हूं कि रोहन को तुकाराम मुंडे जी से क्या सीख मिली है, क्या कहेंगे रोहन? हेलो जी रवि। हेलो हाँ हाँ रोहन, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ रोहन मैं जी ये जी कह रहा हूँ कि जी जी। तुकाराम मुंडे जी के जीवन से आपको क्या सीख मिलती है, कौन सी सीख आप बताएंगे अपने बारे में? बीइंग एंटरप्रेन्योर, मुझे ऐसा लगता है कि तुकाराम मुंडे जी, अगर मैं कोई परफेक्ट मैन अगर मैं कोई देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे उनसे जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। वो टाइम मैनेजमेंट से लेके जिस तरह से अनुशासन का पालन करते हैं, और उतना ही वो जितना सख्त दिखते हैं और उतना ही वो इमोशनल भी है। वो जिस तरह से लोगों से बात करते हैं, जितना आप कभी उनसे बात करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि इतनी आत्मीयता से आपसे बात करेंगे, आपको बात समझाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग परसेप्शन बना लेते हैं, बहुत से लोग होते हैं कि जो उनके बारे में गलत धारणाएं हम तक लाते हैं कि नहीं, वो आदमी हमारे नागपुर का, हमारे सिटी का, हमारे शहर का नुकसान करने जा रहा है। वो गलत तरीके से लोगों से बात करते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज के साथ ठीक से पेश नहीं आते। लेकिन ये सारी गलत बातें, अगर आप कभी एनएमसी जाते हैं या अभी कभी आप उन लोगों से बात करते तो आपको समझ में आता कि वहां के लोग भी उनके काम से खुश थे, और हर कोई काम वहां पे हो रहा था। यानी वो अगर लोग वहां पे जल्दी आ भी रहे थे, वो अपने मन से आ रहे थे, अपने मर्जी से आ रहे थे। और जब हम लोग सबसे मिले तो सबका एक कहना था, मुझे याद है जब मैं उनसे, जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, मैं उनसे कुछ देर बात कर रहा था, जब मैंने उनसे बोला तो वो इमोशनल हो गए, वो भावुक हो गए। वो कहते हैं कि हमने सर के साथ इतने महीने काम किया और आज तक ऐसा अधिकारी हमें कहीं भी मिला नहीं है। मैंने उसको पूछा कि आप कहाँ से, आप कहीं मुंबई, पुणे या मराठवाड़ा से तो नहीं है? वो कहते कि नहीं, मैं नागपुर से ही हूँ, मैं नागपुर में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, पर मैंने आज तक कोई ऐसा अधिकारी नहीं देखा। तो आज हर कोई भावुक था वहां पे आया हुआ, हर एक स्टूडेंट, मैंने वहां पे हर एक एज का, मैंने वहां पे लोग देखे। एजेड लोग भी थे और सबसे ज्यादा वहां पे यूथ था। हर कोई भावुक हो गया था जब उनकी गाड़ी बाहर आई, तो हर कोई उनकी गाड़ी पे चढ़ने लग गया। हर कोई बोल रहा था कि सर आप रुक जाइए और नागपुर को बचा लीजिए। तो यही उनकी ये जीत है। और मैं चाहता हूँ, मैं यही सोचता हूँ कि जब भी मैं उनसे मिलता हूँ मैं खुद को एनर्जेटिक महसूस करता हूँ, और मैं चाहूंगा कि मैं भी उनके जैसा एनर्जी खुद में मैं डेवलप करूँ। और ये बहुत बड़ी सीख है मेरे लिए भी। जी रवि। रोहन ने एक बहुत अच्छी बात कही और मैं उसे आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति से आप मिलें, यदि वो व्यक्ति आपको सकारात्मक भाव देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है,
उत्साह से भर देता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर मिलते रहना चाहिए। मैं अभिजीत के पास जा रहा हूं, और अभिजीत, आखिरी सवाल, अभिजीत के जीवन में तुकाराम मुंडे जी क्या महत्व रखते हैं और अभिजीत को क्या सीख मिलती है? अभिजीत। एक व्यक्ति के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनकी जो एक ऊर्जावान जो एक कार्यशैली है, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जो हमेशा नागरिकों के हितों के लिए हमेशा सोचते हैं, हमेशा काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और जिस प्रकार से एक कनेक्शन, जो एक बॉन्डिंग बनती है लोगों के मन भावना बोल सकते हैं आप, या आदर सम्मान, वो एक काइंड ऑफ बहुत कुछ सीखने के लिए है कि लोग साहब हमेशा कहते थे कि लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, सिटीजन्स ने अपने अधिकार समझने चाहिए। क्या है कि जब हम एक शहर के नागरिक हैं, तो हमारा भी उतना दायित्व है, हमारा भी उतना ही कर्तव्य है जितना एक प्रशासकीय अधिकारी का होता है, राजनेता का होता है, कि हमारा शहर अच्छा बने उसमें, लेकिन हमारा भी योगदान होना चाहिए। तो मेरा आपके मंच से सभी को, मुझे भी, मेरे में भी कुछ अगर ऐसी गलतियां होंगी, खामियां होंगी, हमें खुद को इम्प्रोवाइज करते रहना चाहिए। हर रोज खुद को कुछ ना कुछ जिससे भी कहीं कुछ सीखने को मिलता है, हमें सीखना चाहिए। हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और पैशनेट होना चाहिए। हम अगर कुछ चीजों को लेके चल रहे हैं, तो किस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है, ताकि एट द एंड उसका आउटपुट फ्रूटफुल हो, लोगों की भलाई के लिए हो, लोगों के जनहित के लिए हो। आज वो सीबीएसई स्कूल्स की बात कर रहे थे, एट द एंड उसका बेनिफिट स्लम्स के बच्चों को होने जा रहा था। आज वो अपने बजट में उन्होंने टैब का प्रोविजन किया था, ताकि एनएमसी स्कूल के बच्चों को भी ऑनलाइन फैसिलिटीज मिले। आज वो हॉस्पिटल्स आप देख सकते हैं, जो पिछले 20 साल से नहीं था, उन्होंने हॉस्पिटल्स कॉमन सिटीजन्स के लिए डेवलप किया। सफाई से लेकर हर एक जो ऐप के माध्यम से जो कंप्लेंट्स रिजॉल्व होती थी। तो मेरा यही कहना है कि सभी नागरिकों ने अपना अधिकार समझना चाहिए कि हमें अपने जनप्रतिनिधि से, अपने जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, जोन के लोग हैं, उनसे हक से हमने सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि हम एक टैक्स पेयर्स हैं। आज शहर का डेवलपमेंट हो रहा है, वो हमारे और आपके पैसों से हो रहा है। ये हमारा दायित्व बनता है कि जो काम हो रहा है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। और हमने क्यों नहीं पूछना चाहिए अपना सवाल? हमने अगर चुन के दिया है, तो अपने कॉलोनी के लिए, अपने क्षेत्र के लिए हमने अपने नगर सेवक से सवाल क्यों नहीं पूछना? हमने अपने चुने हुए आमदार से सवाल क्यों नहीं पूछना? क्योंकि चुन के तो हमने दिया है। तो हमारा दायित्व सिर्फ वोटिंग तक नहीं सीमित होना चाहिए, हमें एक जागरूकता होनी चाहिए, एक आतुरता होनी चाहिए और एक निडरता होनी चाहिए कि हाँ, हमने ही आपको चुन के दिया है और आपको हमारे सवाल का, हमारे समस्याओं का समाधान करके देना पड़ेगा। 5 साल तक आपका दायित्व बनता है कि आप जनता के सेवक हैं, तो सही मायने में उसको क्रियान्वित करें। अगर हर एक सिटीजन ने अपनी दायित्व, अपनी जिम्मेदारी समझ ली, तो इस शहर को आगे बढ़ने से डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, हर चीज में, हर क्षेत्र में हम जरूर आगे बढ़ेंगे। और सर के कामों की सराहना, कामों की करने का तरीका, जो एक माइंडसेट था, वो कभी भी डिमोरलाइज नहीं हुए। इतने ज्यादा बैरियर्स हुए, इतने ज्यादा एलिगेशंस हुए, इतने ज्यादा बेसलेस आरोप लगाए, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव रहे। हमेशा उनका माइंडसेट था कि हमारे नागपुर शहर की जनता को बचाना है। और उन्होंने हमेशा कहा, और आज भी कह रहा हूं, कि शहर में कोविड जल्द से जल्द कंट्रोल हो, उसके लिए सर ने एक ही मंत्र दिया था कि लोगों ने अपनी हैबिट्स में बदलाव लाना चाहिए, लोगों ने नियमों का पालन करना चाहिए, तभी हम कोरोना को कंट्रोल कर पाएंगे और शहर से हरा पाएंगे। तो मेरा सभी नागपुर वासियों से अपील है कि शहर, मुंडे साहब भले चले गए होंगे, उनका ट्रांसफर यहाँ से बदली हो गई होंगी, लेकिन उन्होंने जो एक दिशा दिखाई है, जो दिशा दिखाई है, उसके पथ पर चलते हुए शहर को आगे ले जाना है और जवाबदेही के साथ हमें अपना दायित्व निभाना है नागरिक की हैसियत से, ताकि हमारा शहर आगे बढ़े, लोगों की भलाई हो। और आने वाले समय में एक बदलाव, एक जो वातावरण, जो निर्माण आज पिछले 7 महीने में राजनीतिक लोगों ने किया, उसमें बहुत हद तक वो भी आत्मचिंतन करेंगे और हमारे नागपुर शहर की जनता भी भली भांति आत्मचिंतन करेगी। जी, सो अभिजीत बहुत शुक्रिया। मैं वैभव जी के पास जाऊंगा, सवाल सेम। वैभव जी,
आखिरकार वैभव शिंदे पाटिल, जिसको कि ऑलरेडी समाज सेवा और बाकी चीजों में से बिल्कुल फुर्सत नहीं थी, आखिरकार तुकाराम मुंडे जी में ऐसा क्या दिखा और क्या सीख मिल गई वैभव जी को, जिसे वे चाहेंगे कि अन्य लोग भी सीखें? वैभव जी. त्यांच्याजवळून एक म्हणजे मला शिकायला भेटलं ते म्हणजे कामाप्रती फोकस. म्हणजे तो एवढा फोकस माणूस आहे, म्हणजे त्याला एवढ्या साऱ्या टॉर्चर करत होते लोक, अक्षरशः टॉर्चर, तरी तो माणूस त्याचं काम रेग्युलर बेसिसवर करत होता. आणि आम्ही त्या दिवशी फक्त भेट घ्यायला गेलो होतो 40 जण पोरं, तर तेव्हा त्यांनी, तुम्हाला सांगतो, त्या माणसाने एक शब्द नाही काढला पॉलिटिकल लोकांच्या म्हणजे राजकीय लोकांबद्दल एक शब्द नाही त्या माणसाने फक्त तरुणाईला काय सांगितलं, बी द चेंज यू वॉन्ट. तुम्हाला चेंज पाहिजे, पहिले तुम्ही बना. तुम्हाला सुविधा पाहिजे, पहिले ते अधिकार तर समजून घ्या तुमचे आहे काय. तर मला असं वाटतं, मला त्यांचा एक तो फोकस आवडला. एक म्हणजे त्याचा तो टाइम मॅनेजमेंट. म्हणजे टाइम मॅनेजमेंट असा का तो, म्हणजे आता कॉटन मार्केट आमचा रोड आहे, त्या कॉटन मार्केटहून तो 8 वाजता जाणार म्हणजे जाणार. म्हणजे जेव्हा कोविडचं ते टीनं वगैरे लावणं चालू होते ना, जेव्हा फर्स्ट टाइम चालू होतं, 8 वाजता तुकाराम मुंडे त्या गाडी जाणार म्हणजे एवढा परफेक्ट माणूस की लोकांना त्याचा टायमिंग माहित होता की आता तुकाराम मुंडे झाले. म्हणजे ते मला वाटतं की नाही सर, म्हणजे माणसानं असं व्हावं, साला टाइम आणि त्याचा जो फोकस तो मेंटेन करावा. आणि हे जर मेंटेन असेल, माणूस काही बी करू शकते आयुष्य. मला त्या 2 गोष्टी आवडल्या. आणि तरुणाईनं सुद्धा तुकाराम मुंडे साहेबांचा आदर्श घ्यावा, की त्यांनी ज्या पद्धतीनं नागपूरसाठी काम केलं, नागपूरच्या, कारण की त्यांचं जे काम होतं त्यांनी ते केलं, आणि नागपूरचे जबाबदार नागरिक म्हणून आपलं सुद्धा ते काम होतं, जे आज नागपूरच्या जनतेला माहित पडलेलं आहे. तर मला तरी वाटते का तरुणांनी आता पुढाकार घ्यावा. जसं अभिजित झा सरांनी म्हणलं की प्रश्न विचारणं गरजेचं. आता मला तरी वाटते का नागपूरची तरुणाई थोडी का असे ना, थोडी सुधारली असेल, म्हणजे ते आता प्रश्न विचारायला लागतील. तर हा एक चांगला चेंज, हा मी तर शिकलाच, पण नागपूरच्या तरुणाईने सुद्धा आज शिकलेला आहे. बस एवढंच म्हणू शकतो. वैभव जी, बहुत शुक्रिया वैभव जी ने और रोहन ने जी आवाज आ गई होगी, बीच में कट गई थी. हाँ, वैभव जी ने, जी अब आ गई. वैभव जी ने जो बात कही कि वैभव जी ने बहुत बढ़िया सी बात कही कि भाई हमें 2 चीजें सीखने मिल गई, एक तो टाइम मैनेजमेंट और दूसरी फोकस. और जिस व्यक्ति ने कभी किसी भी पॉलिटिकल पर्सन पर टिप्पणी नहीं की, कभी टिप्पणी नहीं की, जो मिला सहर्ष स्वीकार कर लिया. आज उसका प्रतिफल नागपुर की जनता ने आंखों से आंसू बहाकर, सड़कों पर लेटकर और फूलों की वर्षा करके की. यकीनन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि यदि तुकाराम जी को किसी ने देखा होगा तो उनकी भी आंखों में आंसू रहे होंगे. और आप तीनों ने अपना समय दिया और बिना किसी पब्लिसिटी के, बिना किसी पूर्व प्लानिंग और पूर्व योजना के, बस दिल में आया कि चलो बैठते हैं और चर्चा करते हैं उनके साथ, जिनको कि पॉलिटिकली किसी प्रकार का कोई भी अपना उद्देश्य फिलहाल तय नहीं करना, जो किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते, खुल के बताएं कि आखिर तुकाराम जी से हम सीख क्या सकते हैं. रोहन ने वर्धा से अपना समय दिया, अभिजीत और वैभव जी आप नागपुर से जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत शुक्रिया. और आप तीनों का साथ और यूं ही आप सभी का समय धन्यो भारत के साथ और रवि शुक्ला के साथ बनाए रखें, बरकरार रखें, बस मैं यही चाहता हूं. बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद. जय हिंद, थैंक यू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. चलिए.